ओके, सो कंटिन्यूइंग विद इंड AS 23 दैट इज बोरिंग कॉस्ट। कल हमने स्टार्ट किया था और कल हमने बहुत बेसिक कंसेप्ट देखे। बेसिकली बोरिंग कॉस्ट में करना क्या है, तो बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, बस इतना ही करना है, राइट। तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना करना है वो अपनी बात होती है। इंटरेस्ट कैपिटलाइज आखिर करना कितना है, तो कब से स्टार्ट होगा, कब स्टॉप कर देना है, कब सस्पेंड कर देना है, ये हमने कल पॉइंट्स देखे थे, अलग अलग केसेस हमने नंबर लाइन पे सीखे थे, राइट। और कल जो हमने लास्ट पॉइंट सीखा था दैट वाज अबाउट द एक्सचेंज लॉस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक्सचेंज लॉस पे एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, ये कंसेप्ट यहीं स्टार्ट करके यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले एक्सचेंज लॉस से बात करते हैं और फिर जो हमने कल सारे पॉइंट्स करे थे वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहले एक्सचेंज लॉस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, उसके बाद एक्सचेंज लॉस पे वापस आता है। बोरोइंग कॉस्ट इज नॉट ओनली इंटरेस्ट। आप ये बात समझो कि बोरोइंग कॉस्ट में सिर्फ ब्याज नहीं आता है, इसके अंदर इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस भी आता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अदर एक्सपेंसेस? जैसे अगर मैंने लोन लिया तो लोन लेने के लिए मुझे प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी पड़ेगी, तो वो भी तो अदर चार्जेस है ना, राइट। तो बोरोइंग कॉस्ट में सिर्फ ब्याज नहीं आता है कि हमने बोरो किया, सर बोरो करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा दैट इज बोरोइंग कॉस्ट, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट के साथ अदर एक्सपेंस। बोरोइंग कॉस्ट ने और दो चीजें भी इंक्लूड किया है। कौन सी दो चीजें हैं तो वो समझ लो अच्छे से। एक है आपका एक्सचेंज लॉस, ऑब्वियसली मैं यहां पे फॉरेन करेंसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और बोरोइंग कॉस्ट में एक और चीज आता है, जो हम लीज फाइनेंस लीज करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी बोरोइंग कॉस्ट में आएगा, फाइनेंस लीज में, ऑपरेटिंग लीज नहीं, राइट। अब आप बोलोगे सर फाइनेंस लीज क्या होती है, तो फाइनेंस लीज एक्चुअल में ये एएस का पार्ट है। इंड एएस में भी अपन लीजेस पढ़ने वाले हैं 119, तो उसके अंदर आपका ये कवर हो जाएगा कि लीजेस में, राइट। तो फाइनेंस लीज क्या होता है ये अपन ओवरऑल देखेंगे। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता हूँ फाइनेंस लीज क्या रहता है। तो बेसिकली इसके 5 कंडीशंस रहते हैं, जिसमें से एक कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल कि फाइनेंस लीज क्या होता है। लेट्स से मुझे एक शिप बनाना है, शिप, एक बहुत बड़ा शिप बनाना है। तो अब मुझे बताओ वो शिप कहां पे बनेगा? कहने से डॉकयार्ड पे बनेगा। शिप मुझे यहां पे बनाना है, तो यहां पे एक डॉकयार्ड है और यहां पे मैं शिप कंस्ट्रक्ट करूंगा। अब शिप बनाना है तो कहने से मुझे क्रेन भी लगेगा, क्रेन, यस और नो, मुझे क्रेन लगेगा। तो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ये शिप बनाने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट दिस शिप, आई टुक अ लोन ऑफ रुपीज लेट्स से 5 करोड़। कहने से इसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो मैं शिप के कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकता हूं, बिकॉज शिप इज एसेट फॉर मी एंड आई एम कंस्ट्रक्टिंग दैट एसेट। कंस्ट्रक्ट करने के लिए बढ़ेगा, राइट, ओके। अब वो बोल रहा है ये शिप बनाने के लिए आपको एक क्रेन भी लगेगा, सामान ऊपर नीचे करने के लिए बहुत हैवी प्रोडक्ट्स रहते हैं तो क्रेन भी लगेगा। क्रेन मेरा नहीं है, क्रेन मेरा नहीं है, मैंने क्रेन भाड़े पे लिया है। लेकिन भाड़े पे कैसे लिया है? लीज पे लिया है। अब लीज पे कैसे लिया? इसकी टोटल लाइफ थी 10 साल और मैंने उसको बोल दिया 8 साल के लिए मुझे दे दे तू, गिव मी फॉर 8 ईयर्स। कहने से मेजर लाइफ मैं यूज कर रहा हूं, मेजर लाइफ मैं यूज कर रहा हूं। बेसिकली क्रेन किसी और का, मेरा नहीं है मैं, लेकिन मेजर लाइफ मैं यूज कर रहा हूं। तो ये वाले लीज को ट्रांजैक्शन फाइनेंस लीज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस लीज, राइट। तो क्या मैंने क्रेन अक्वायर करने के लिए 8 साल मेरे पास रखने के लिए क्या मैंने उसको पैसा दिया था? अब ऑब्वियसली बात है, अगर पैसा दिया तो इसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आएगा। तो क्या वो इंटरेस्ट को भी बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा? ऑल्दो क्रेन मेरा नहीं है, लेकिन क्या वो क्रेन ये शिप बनाने के लिए लग रहा है? यस। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है उसको भी बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा, मतलब उसको भी कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाएगा। ऑल्दो मैं शिप बना रहा हूं, शिप बनाने के लिए लोन लिया मैंने, लेकिन इसमें से कुछ पैसा मैं क्रेन को भी दे रहा हूं। क्रेन मेरा नहीं है, नहीं मैं क्रेन बना रहा हूं, लेकिन एसेट बनाने के लिए मैंने क्रेन फाइनेंस लीज पे लिया है, तो उसका जो ब्याज है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाएगा। सो बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, राइट। तो एक है इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंस, तो बेसिकली अपन लोन लेते हैं, लोन लेने से। एक है एक्सचेंज लॉस और एक है फाइनेंस लीज। क्या ये 3 पॉइंट समझ में आ गए? सो बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ ब्याज नहीं होता, इसके अंदर ये 3 टर्म्स भी आते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? यस। तो बोरोइंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स, ओके। आगे बात करते हैं। अपन ने अभी स्टार्ट किया था एक्सचेंज लॉस, अपन एक्सचेंज लॉस की बात करेंगे, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां पे
1421 को ए लिमिटेड टुक अ लोन और मैंने आगे लिख दिया फॉर क्यू ए. व्हाट इज क्यू ए? क्वालिफाइंग एसेट. व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग एसेट? जल्दी बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग एसेट? एन एसेट विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. एक ऐसा एसेट जो थोड़ा समय लेगा उसको अपनी कंडीशन में लाने के लिए, रेडी होने के लिए, राइट? उसको समय लगेगा. वो समय कितना है डिफाइंड नहीं है. विच टेक्स अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, जनरली 12 मंथ्स. ठीक है, तो हमने लोन लिया, लेकिन लोन लिया यूएस डॉलर में, और लोन लिया हमने $90,000 का. ठीक है, व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं बेटा. व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज $1 इज इक्वल्स टू ₹70. इसको ठीक है 70 कर देते हैं. तो जब मैं लोन ले रहा था तब उन्होंने एक्सचेंज रेट कितना दिया? 70. प्लीज बताइए मुझे कितने पैसों की जरूरत थी वो टाइम पे? मुझे कितने पैसों की जरूरत थी प्लीज बताइए? 63. कहने से 63 लाख की जरूरत थी, क्योंकि मैं $90,000 अगर बोरो किया है तो उसको अगर मैं रुपीज में आज कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 70 रुपए मिलेंगे. मतलब कहने से मुझे 63 लाख रुपीज की जरूरत थी, राइट? एट द रेट 4% पर आना, इसको 5% कर देता है. एट द रेट 5% पर आना, मतलब सीधी बात है मुझे 5% ब्याज देना पड़ेगा, राइट? प्लीज बताइए जब हम ब्याज देंगे तो वो डॉलर में लेगा या रुपीज में लेगा? डॉलर में लेगा. तो प्लीज बताइए 5% होता कितना है? $4,500 लेगा, बराबर. अब वो आज नहीं लेगा, वो मुझसे कब लेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? एट द एंड ऑफ द ईयर लेगा मुझसे वो $4,500, 90,000 पे 5%, राइट? ओके. हुआ ऐसे कि ऑन 31 मार्च 22 आपका इंटरेस्ट रेट जो है ना, $1 का रेट वो हो गया 74 रुपीज. 74. प्लीज बताइए इसमें आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? द आंसर इज लॉस हुआ. क्यों? क्योंकि मैंने जब लोन लिया था तब 70 रुपए में था. अब अगर आज की तारीख में अगर मैं लौटाऊं तो मुझे 74 से देना पड़ेगा. कहने से बैठे बैठे 4 रुपए का लॉस हो गया. कितने डॉलर थे आपके पास? 90,000. तो कहने से 90,000 पे 4 रुपए का लॉस हो गया, मतलब 3,60,000 का तो डायरेक्ट लॉस हो गया, राइट? आइडियली ये लॉस कहां जाना चाहिए? आइडियली जाना चाहिए पीएनएल में. इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज लॉस. समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज लॉस. तो सबसे पहले प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पहले वही निकालेंगे. ठीक है, तो कहने से स्टेप 1 इज कैलकुलेट द लॉस. कैलकुलेट द एक्सचेंज लॉस. कितना लॉस आया? तो कहने से $90,000 पे मेरा लॉस हो गया. कितना? 4 रुपए. 4 रुपए कैसे है, समझ में आया क्या? 70 से अगर डॉलर 74 हो गया तो सीधी बात है मुझे 4 रुपए ज्यादा लौटाने पड़ेंगे. तो मेरा यहां पे 3,60,000 का लॉस हो गया. अब आइडियली ये जाना चाहिए पीएनएल के डेबिट में, लेकिन इंड एस 23 ने रोक दिया इसको. उसने बोला रुक जा. क्या यहां पे लोन लिया भाई? हमने बोला हाँ. क्या ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया है? तो हमने बोला हाँ. तो हमने बोला तू रुक जा, तू पीएनएल मत जा, तुझे थोड़ी देर का रुकना पड़ेगा. हम बताते हैं तू पीएनएल में जाएगा या एसेट को कैपिटलाइज होगा. तो इसको कैपिटलाइज करने का मौका इंड एस 23 दे रहा है, राइट? फिर वो क्या बोल रहा है? अब एक काम करो, आप ना एक्चुअल इंटरेस्ट पे कर दो. एक्चुअल इंटरेस्ट पेड. प्लीज बताइए एक्चुअल इंटरेस्ट पे जो होगा वो कौन सी डेट पे होगा? ऑन 31 मार्च 22. कितना पे किया आपने? तो कहने से आपने $90,000 पे 5% पे किया. लेकिन बात यह है कि वो डॉलर में लेगा, लेकिन मुझे रुपीस में देना पड़ेगा. अब मैं दे रहा हूं 31 मार्च को, तो 31 मार्च को मुझे 70 से देना पड़ेगा या 74 से? द आंसर इज 74 से, राइट? कितना आ रहा है? 3,32,000. अब मुझे बताइए क्या इसी को बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं? पहले तो उसकी बात करो. क्या इसको हम बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं? यस, ब्याज आया ना. और ये लोन किसके लिए लिया गया था? क्वालिफाइंग एसेट के लिए. तो इसको तो कैपिटलाइज करना बनता है अपने को, राइट? तो हम क्या करेंगे? इसको कैपिटलाइज कर लेंगे. 33. ओके. इसको हम क्या करेंगे?
कैपिटलाइज करेंगे। इतना बात तो समझ में आ गई। चलो ये 2 पॉइंट तो बहुत इजी हो गए, बराबर है क्या? लॉस कितना हुआ ये समझ में आ गया, मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया 3,33,000, इसको कैपिटलाइज करना है ये भी समझ में आ गया। क्यों समझ में आया ये? क्योंकि हमने क्वालिफाइंग एसेट लिया है। क्लियर है? ओके। अब यहां से आगे अपना जो मेन गेम है वो स्टार्ट होगा। मेरा एकदम सिंपल सा सवाल है, व्हाई डिड यू टेक अ लोन फ्रॉम यूएस व्हेन यू वर गेटिंग द लोन इन इंडिया ऑल्सो? क्योंकि वहां पे रेट सस्ता पड़ रहा था, राइट? वहां पे अपने को कितना मिला? 5%। तो वो क्या बोल रहा है, द प्रिवेलिंग रेट इन इंडिया, द प्रिवेलिंग रेट इन इंडिया was 12% per annum। अब प्रॉब्लम ये था कि आपको 12% यहां पे मिल रहा था, फिर इसलिए आप यूएस भागे। यूएस क्यों भागे? क्योंकि यहां पे 12% था, वहां पे आपको 5% मिल रहा था, राइट? एंड दैट्स व्हाई यू वेंट टू यूएस एंड यू टुक अ लोन फ्रॉम देयर। लेकिन आपने वो टाइम पे ये कैलकुलेशन नहीं सोचा कि यहां पे आपका लॉस भी तो हो सकता है, यहां पे लॉस भी तो हो सकता है। यस और नो? यस। 12% पे कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 63 लाख पे 7,56,000। ओके। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आप इंडिया में लोन लेते तो आपको कितना ब्याज पे करना पड़ता, सिर्फ उतना निकालो। पे नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है स्टेप 3 में। इफ द लोन वॉज टेकन इन इंडिया, if the loan was taken in India, then the interest would have been, प्लीज बताइए इंटरेस्ट कितना होता? तो आपने अगर इंडिया में लोन लिया होता तो आपने $90,000 थोड़ी लिया होता, आपने 63 लाख रुपीस लिया होता, बराबर है क्या? तो पहले आपको लोन अमाउंट निकालना है। बच्चे यहां पे गड़बड़ क्या करते हैं, 90 into 74 कर देता है। प्लीज मेक श्योर आपने लोन आज नहीं लिया, लोन 14 को लिया है, तो उस दिन अगर लिया होता तो इंडिया में 63 लाख रुपीस बनते हैं, राइट? तो आपका इंटरेस्ट कितना होता? 63 लाख पे 12%, बराबर है क्या? कितना? एक काम करो ना, उसको सिंपल कर दो, उसको 10% कर दो बेटा, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि 12% पे आंसर नहीं आएगा, लेकिन 10% कर दो, ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज बताओ 10% पे कितना आंसर आएगा? 6,30,000। क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब इंड एस 23 बोलता है कि एक सेकेंड के लिए पुरानी बातें भूल जाओ। मान लेते तुमने इंडिया में लोन लिया होता, तो अगर इंडिया में तुम लोन लेते क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो क्या ये इंटरेस्ट तुमको कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाता? तो आंसर इज यस। तो वो आज भी बोल रहा है कि मैं 630 तक मौका दूंगा ना तुमको आज भी। ऐसे ही मान लो तुमने इंडिया में लोन लिया तो 630 तक मैं आपको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने का मौका दूंगा। उसमें से आपने कितना कैपिटलाइज कर दिया? 3,33,000। तो बाकी का बचा हुआ कितना है? 2,97,000, बराबर है क्या? ये 297 जो तुम्हारा पेंडिंग है उसको भी कैपिटलाइज करने का तुमको मौका दूंगा अगर तुम्हारा लॉस हुआ तो। मैं बोलूंगा हाँ सर लॉस तो हुआ है मेरा, एक्सचेंज लॉस। कितना लॉस हुआ है? 3,60,000। तो वो बोल रहा है इसमें से मैं तुमको 297 कैपिटलाइज करने का मौका दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम लालच में आए। सोचो अगर तुम नहीं जाते लालच में तो तुम 630 इंटरेस्ट पे करते ना इंडिया में, तो इतना तो कैपिटलाइज करने का मौका देता। अब तुम लालच में आ गए, वो लालच में तुम्हारा हो गया नुकसान, तो नुकसान में तुमको कैपिटलाइज करने का मौका दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर तुम इंडिया में लेते तो 6,30,000 तक तो मैं तुमको वैसे भी कैपिटलाइज करने का मौका दूंगा, आज भी दूंगा। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स if there is exchange loss, if there is exchange loss, at that time you can capitalize कितना? जितना आपका बैलेंस अमाउंट था अगर आप इंडिया में लोन लेते तो। समझ में आ रहा है? इंडिया में लोन लेता तो 630 वो कैपिटलाइज करने का मौका देता, जिसमें से आप तो अभी सिर्फ 33,33,000 कर रहे हो, तो बैलेंस अमाउंट आपको कैपिटलाइज करने का मौका दिया जाएगा अगर आपका लॉस हुआ तो। इज द पॉइंट क्लियर? यस। तो यहां इफ द लोन वाज टेकन इन इंडिया द इंटरेस्ट वुड हैव बीन 630, जिसमें से आप ऑलरेडी कितना कैपिटलाइज कर रहे हो? ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड कितना? ऑलरेडी कैपिटलाइज किया आपने 3,33,000। तो बैलेंस कितना बचा? 2,97,000। तो वो ये बोल रहा है कि दिस अमाउंट कैन ऑल्सो बी कैपिटलाइज्ड if there is
एन एक्सचेंज लॉस। ऑब्वियसली लॉस होगा तो ही वो देगा, गेन में तो वो देगा ही नहीं मौका। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? मतलब अगर नुकसान हुआ तो वो बोल रहा है सर इसकी भरपाई भी दूंगा मैं आपको, इसको कैपिटलाइज करने दूंगा। प्लीज बताइए अब कितना वो कैपिटलाइज करने का मौका दे रहा है? 297। तो हम वापस जाएंगे एक्सचेंज लॉस के पास। कितना हुआ था एक्सचेंज लॉस टोटल? 3,60,000। उसको बोलूंगा एक काम कर, तू पीएल में मत जा, तू कैपिटलाइज हो जा। कैपिटलाइज कितना होगा? 2,97,000। और पीएल में कितना जाएगा? 63,000। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? मतलब टोटल जो कैपिटलाइज हुआ वो 630 ही होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? जब समझ में आ रहे हैं क्या? यस। कहीं स्क्रॉल करें तो प्लीज बताइए, आई स्क्रॉल ओवर देयर। ओके, अब मुझे एक बात बताइए जल्दी से, अगर मेरा लॉस होता ही 1 लाख रुपए तो आप क्या करते? सिर्फ 1 लाख, पूरा 1 लाख कैपिटलाइज कर देते, क्योंकि वो क्या बोल रहा है 297 तक मैं कैपिटलाइज करने का मौका दूंगा, उससे ऊपर तो वैसे भी अलाउड नहीं है, उससे नीचे है तो जितना है पूरा कैपिटलाइज कर दो ना। समझ में आ रहा है? तो आप अगर 1 लाख रहता तो 1 लाख पूरा कैपिटलाइज करके खत्म कर देते, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं इस सिचुएशन को आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है? अगर ऐसा होता, इफ वाला सिचुएशन है, केस 1, इफ वाला सिचुएशन, इफ on 31st March 2023 $1 comes to rupees 72.5। मतलब कहने से ये नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, कहने से लोन का रेट गिर गया, तो यहां पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? प्लीज बताइए। गेन हुआ। तो आई विल से ओवर हियर एक्सचेंज गेन। कितना गेन हुआ बेटा? पिछली बार आपने लोन कितना पकड़ा था? 74। अब वो 72.5 आ गया, कहने से मेरा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अब अगर रिपे करूंगा तो मुझे 72 देना पड़ेगा, 74 देने की जरूरत नहीं है, राइट? तो यहां पे गेन हुआ। प्लीज बताइए गेन कितना हुआ? कहने से $90,000 पे 1.5 रुपीज, विच कम्स टू 1,35,000। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, गेन। इफ दिस वॉज फर्स्ट टाइम गेन, then it would have been credited to P&L directly. सिंपल। अगर ये पहली बार गेन होता तो आप सीधे सीधे उसको पीएल में डाल देते, खत्म कर देते, लेकिन ये पहली बार है क्या? नहीं। क्या पहले लॉस हुआ था? यस। तो वो आपको ये बोलता है दिस गेन इज आफ्टर, या फिर प्रीवियसली देयर वॉज एक्सचेंज लॉस विच वॉज कैपिटलाइज्ड, राइट? आपने कैपिटलाइज किया था ना? पिछली बार कितना कैपिटलाइज किया था लॉस, प्लीज बताइए? 297। तो वो बोल रहा है 297 वापस लेने का राइट रखता हूं मैं। आपने अगर कैपिटलाइज किया मतलब आपने लॉस एसेट को चार्ज किया, तो वो एसेट से वापस लेने की ताकत भी मैं रखता हूं। कितना? मैक्सिमम अप टू 297 से ऊपर नहीं लूंगा, राइट? तो यहां पे प्रीवियसली देयर वाज एक्सचेंज लॉस व्हिच वाज कैपिटलाइज्ड, राइट? तो वो एक्सचेंज गेन जो रहेगा, नाउ दिस एक्सचेंज गेन will be adjusted up to rupees 2,97,000 against asset, अगेंस्ट एसेट। मतलब 297 तक मैं आपसे वापस लेने का राइट रखता हूं।
तो प्लीज बताइए 135 का आप क्या करोगे? आप एसेट को चार्ज करोगे या आप पीएनएल क्रेडिट करोगे? एसेट को चार्ज करेंगे, मतलब एसेट से माइनस करेंगे, राइट? गेन है ना, गेन क्रेडिट होगा, तो आप क्या करोगे? यू विल डिक्रीज फ्रॉम एसेट, डिक्रीज फ्रॉम एसेट। प्लीज बताइए एसेट इज विच बैलेंस? डेबिट कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी, एसेट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे एक्सचेंज गेन को। कितना? 1,35,000। सो बेसिकली आपने क्या किया, आपने अगर उसको पहले बढ़ाया था तो आपके पास ताकत है उससे वापस नीचे गिराने की। समझ में आ रहा है? यू कैन इवन डिक्रीज द एसेट बिकॉज ऑफ द गेन। देखो अगर ये फर्स्ट टाइम गेन होता, मतलब पहले कोई लॉस नहीं हुआ रहता, तो आप सीधा पीएल में जाते हैं, लेकिन अगर गेन हुआ तो आपके पास ताकत है जितना आपने कैपिटलाइज किया उतना वापस लेने की उससे। तो आपने पिछली बार कैपिटलाइज कितने थे? 297, तो 297 तक आपके पास राइट है उससे वापस लेने की, तो आपने एसेट को वापस कम किया 135 से। समझ में आया? सोचते हैं अब अगर केस 2 में ये हुआ, क्या समझ में आया है सबको? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? ओके, मूविंग अहेड, केस 2। Case 2. If on 31st March 2023, $1 was ₹69. प्रीवियसली कितना था? 74। 74 से सीधा 69 पे आ गया। मैंने कहा यार ये तो फायदा ही फायदा है अपना, राइट? तो प्लीज बताइए यहाँ पे एक्सचेंज गेन कितना है? ₹5, मतलब कितना? $90,000 पे अपना ₹5 फायदा हो गया, ₹5 फायदा हो गया, विच इज 4,50,000। अब वो क्या बोलेगा? अप टू द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज लॉस एडजस्ट करो एसेट में। तो मैक्सिमम में एसेट में कितना वापस ले सकता हूं? कहने से 2,97,000, क्योंकि मैंने उसको 297 दिया था, राइट? अब ये केस 1 केस 2 है, दोनों को मिक्स मत करो। अब ये नहीं बोलोगे सर 135 तो ले लिया वापस, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, केस 2 की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा होता तो 450 प्रॉफिट होता, तो 450 में क्या बोलूंगा मैं यहां पे? अप टू 297 which was previously capitalized can now be adjusted, और जो बैलेंस रहेगा वो कहां जाएगा बेटा? बैलेंस कितना है? 1,53,000। तो 153 पीएनएल में जाएगा, उसको कोई रोक नहीं है। समझ में आया? मतलब अगर मैं एसेट को लॉस चार्ज कर सकता हूं तो एसेट से वापस गेन ले भी सकता हूं। इज द पॉइंट क्लियर? लेकिन कितना? जितना अपन ने लॉस उसको दिया था उतना ही वापस ले सकते हैं। क्या ही पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? तो कहने से एक्सचेंज गेन हुआ, गेन कितने का हुआ? 4.5 लाख रुपए का। आप उससे एसेट को कम करोगे, एसेट को कम कितना करेंगे? 2,97,000, और बाकी का जो है वो मैं पीएनएल में डाल दूंगा। तो पीएनएल कितना? 1,53,000। क्लियर है? प्लीज जल्दी से कॉपी कीजिए। ये लोन वाला पॉइंट समझ में आ गया कि सबको एकदम अच्छे से? बेसिकली एक्सचेंज लॉस वाला जो पॉइंट था वो यही रहता है, गेन रहा सीधा पीएनएल, लॉस रहा कैपिटलाइज करो, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन लॉस पूरा कैपिटलाइज नहीं करने देगा अप टू इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में अगर आप लोन लेते तो मैं आपको उतना मौका देता कैपिटलाइज करने का। हर साल ऐसे। अब देखो अब ये 69 हो गया, अब सोचो अब 31 मार्च 24 पे सपोज $1 हो जाता, लेट्स से 71, कहने से रेट बढ़, फिर से बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो अब लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? ₹2 का, तो 1,80,000। फिर से आप चेक करोगे एक्सचेंज डिफरेंस, अगर इंडिया में होता तो कितना होता, तो मैक्सिमम कितना मौका दूंगा आपको? तो 180 मैंने वापस कैपिटलाइज कर दिया, एग्जाम्पल 180। तो अगर अगले साल फिर गेन हुआ तो 180 फिर से वापस लेने की ताकत रखता हूँ ऐसा। उस साल का जब पहले लोन लिया था उसी दिन का रेट, मतलब वो जो 10% चल रहा था उसी साल का, वो 10% रेट लेगा, क्योंकि लोन तो तब से लिया गया है ना। लोन आज लिया गया मैंने? नहीं, लोन तब से लिया गया, तो वो उस दिन का रेट लेंगे अपन, एक साल पहले का रेट नहीं लेंगे। जिस दिन लोन लिया गया था उस दिन का भाव क्या चालू था इंडिया में वो बात करेंगे अपन, ठीक है? वो 10% था, तभी हम इंडिया से बाहर गए, और इंडिया से बाहर चले तो गए, वो टाइम पे एक्सचेंज लॉस का सोचा ही नहीं अपन ने, तो वो लॉस होगा, तो इसलिए वो कैपिटलाइज करने का मौका दे रहा है आपको। समझ में आया ये पॉइंट? क्लियर पॉइंट? ओके, तो ये एक्सचेंज का पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ और 5 मिनट का टाइम दूंगा आपको सॉल्व करना है, ठीक है?
422 took a loan of US dollars 75,000 for construction of QA, for construction of qualifying asset. 1422, $1 was rupees 72. On 31st March 23, $1 was rupees 78, and on 31st March 24, $1 was rupees 76. Interest rate देना at the rate 5% per annum. The prevailing rate in India was 9% per annum. Was 9% per annum. जिस दिन लोन लिया उस दिन 72, ईयर एंड में 78 हो गया, फिर अगले साल 76 हो गया. डन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन. सबसे पहले मुझे बताइए एक्सचेंज लॉस हुआ कितना. 31 मार्च 23 पे एक्सचेंज लॉस कितना हुआ. $450,000. दैट इज $75,000 इंटू 6 रुपीज विच इज $450,000. तो इसको डायरेक्ट पेल में नहीं डालना इसको, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट था हमने रोक दिया उसको, राइट. सबसे पहले आपने इंटरेस्ट कितना पे किया वो बताएंगे. एक्चुअल इंटरेस्ट जो पे किया, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड, तो कहने से $75,000 पे
कितना परसेंट? 5%। क्या रेट से? 78 से, राइट। बताइए 2,90,92 500। इसको हमने क्या अप्लाइज किया? कंपल्सरी कैपिटलाइज, राइट। इफ द लोन वॉज टेकन इन इंडिया, वॉज टेकन इन इंडिया, तो इंटरेस्ट कितना रहता? 75,000 इंटू कितना करेंगे? 72, राइट, इंटू 9%, तो $75,000 इंटू 72। उस दिन लोन लिया होता, इसका 9%, कितना? 4,86,000, राइट। जिसमें से आपने ऑलरेडी कितना कैपिटलाइज कर दिया? ऑलरेडी कैपिटलाइज 292,500। तो बाकी बचा हुआ आप एक्सचेंज लॉस में से भी कैपिटलाइज कर सकते हो। कितना? 193,500 to be capitalized if there is exchange loss, if there is exchange loss। और था exchange loss, तो exchange loss कितना था अपना? 450। तो 450 में से अपने कैपिटलाइज कितना किया? 193,500। और पीएल में कितना ट्रांसफर किया? 256,500, राइट। तो बेसिकली मैंने इतना कैपिटलाइज किया, ठीक है। अगले साल क्या हुआ? गेन हो गया। गेन कितना हुआ? 2 रुपए, मतलब कितना? ऑन 31 मार्च 2023 एक्सचेंज गेन हुआ। गेन कितना हुआ? $75,000 पे 2 रुपए, क्योंकि 76 से 74 पे आ गया, राइट। सॉरी 78 से 76 पे आ गया, 2 रुपए, कितना आ गया? 1,50,000। आइडियल मैंने पीएल में जाना चाहिए था, लेकिन जितना मैंने पहले तुमको कैपिटलाइज करने का मौका दिया उतना वापस लेने का राइट भी रखता हूँ। पहले कैपिटलाइज करने का कितना मौका दिया था मैंने? 193,500, तो 150 पूरा राइट रखता हूँ। तो कहने से टू बी एडजस्टेड टू एसेट, टू एसेट एंट्री क्या रहेगी? एक्सचेंज गेन टू एसेट, मतलब बेसिकली आप एसेट को कम करोगे कितने से? 150 से। अब मुझे बताओ, क्या अभी भी उसके पास पड़ा है लॉस जो कैपिटलाइज हुआ है? कितना? 43,500 अभी पड़ा है। क्या अगले और साल फिर से गेन है तो वापस लेने का राइट रखता हूं क्या मैं? यस। कितना? 43,500, क्योंकि मैंने 193,500 दिया जिसमें से 150 वापस भी ले लिया मैंने, तो 43,500 तक। और अगले साल अगर बाई चांस अगले साल भी गेन आता है सपोज, तो 43,500 तक मैं वापस लेने की ताकत रखता हूं। इज द पॉइंट क्लियर? उसके बाद उसके ऊपर कुछ अगर गेन होता है तो आप पीएल में जाना दोगे। लॉजिक क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबको क्लियर है क्या बेटा पॉइंट? ये ओके, अब चेक करो बराबर है क्या? Others, please check. Okay, so I hope the point is clear. Okay. अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। कल मैंने आपको बताया था एक इफेक्टिव रेट करके कुछ होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करके होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव रेट? इफेक्टिव रेट एफएम में आईआरआर पढ़ा था बेटा, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बस उसी को इफेक्टिव रेट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट। बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताना चाहूंगा, सिंपल सा। मैंने लोन लिया, लेट्स से 1 लाख रुपीज का, एग्जांपल दे रहा हूं, और मैं एक्यूरेट आंसर नहीं बताऊंगा, मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊंगा और एक्यूरेट में एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। मैंने लोन लिया 1 लाख रुपीज का, ठीक है, एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। प्लीज बताइए इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 10,000 प्लस 1 साल बाद मैंने आपको पैसा भी दे दिया, 1 लाख रुपए आपको दे दिया, तो मैंने टोटल कितना पे किया? 1,10,000। तो आप बोलोगे सर मैंने 1 लाख लोन लिया 10% पे, तो आइडियली जब तक आप एएस पे थे तब तक चल जाता था, सर मैंने 1 लाख का लोन लिया 10%। लेकिन इंड एएस बोलता है सर ये जो लोन लिया आपने, ये लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी लगी होगी, अगर आपने थ्रू एजेंट किया होगा उसको कमीशन भी देना पड़ा होगा, तो वो भी तो खर्चा बोलो। आइडियली ये लोन लेने से पहले, कहने से पहले ही खर्चा करना पड़ता है। जैसे मेरे लोन सैंक्शन हो गया, ब्रोकर बोलता है सर मेरा 2% दो, तो आइडियली एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे एक्सपेंसेस थे
ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह 2000 थे। मतलब मेरे हाथ में नेट पैसे कितना आया था, नेट कहने से 98। समझ में आया? और कहने से 98 पे मैं 10,000 पे कर रहा हूं, 1 लाख पे 10,000 पे नहीं कर रहा हूं। मतलब आप बोलोगे सिर्फ 10% पे ब्याज हुआ, तो 10% नहीं था, बहुत ज्यादा था, राइट? प्लीज बताइए, आपने 98 पे 10,000 पे किया तो ये परसेंटेज कितना हो गया, मोटा मोटा हिसाब? 10,000 बाय 98 इज व्हाट परसेंटेज? कितना? 10.2 समथिंग। तो कहने से अगर मुझसे कोई पूछेगा आपने 10% में लोन लिया था, मैं बोलूंगा नहीं बॉस, मैंने 10.2 पे लिया था। दिस इज इफेक्टिव रेट, इज द पॉइंट क्लियर? मोटा मोटा हिसाब क्लियर है कि मैंने 1 लाख कभी हाथ में आई नहीं थे यार मेरे, वो 1 लाख लेने के लिए पहले 2,000 रुपए देने पड़े उसको। मतलब अल्टीमेटली नेट मेरे हाथ में 98 ही आए थे, और देखा जाए तो मैंने 98 पे 10,000 ब्याज पे किया, आपको 1 लाख पे नहीं पे किया। मतलब मुझे 10% नहीं, मुझे थोड़ा महंगा पड़ा है। थोड़ा महंगा कितना पड़ा है? तो मैंने 10.2 पड़ा है। इज द पॉइंट क्लियर? दिस इज बेसिकली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर वो इफेक्टिव रेट पूछते हैं आपसे, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट IRR, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम ERI बोलेंगे अभी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? अब आपने आपके इंटरमीडिएट में IRR कैलकुलेशन देखा होगा, लेकिन मेरा काम है एक बार मैं आपको बताऊं, राइट? तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए यहां सॉल्व करके रखा है, मैं आपको उसके अंदर पूरा कैलकुलेशन बताता हूं, ठीक है? सिर्फ 1 मिनट मुझे यहां से कॉपी करना दो सिर्फ। सो व्हाट इज बेसिकली दैट इफेक्टिव रेट? तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही समझा देता हूं, तो वो चीजें समझ में आ जाएगी इसको यहाँ पे। ओके, तो अब क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है? वैसे ये एग्जांपल आपके मेरे हैंड एंड नोट्स में रहेगा, तो वो भी मिल जाएगा आप लोगों को, आप सिर्फ फोकस कर सकते हैं ऑन द कैलकुलेशन, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेता हूँ। ओके, तो एक क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से देख लीजिए। ए लिमिटेड बोरोड अ लोन ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम अ बैंक एट द रेट 9%। कितने बोरो करने बोल रहा है वो? 9%, ठीक है? बोरिंग वॉज अरेंज थ्रू अ ब्रोकर टू होम ए लिमिटेड पेड 2% ब्रोकरेज इमीडिएटली। प्लीज बताइए 2% कितना होता है? 50 लाख का 2% कितना होता है? 1 लाख। तो कहने से 1 लाख तो गया पहले से ही, 1 लाख रुपीज पहले ही बाहर चला गया, 50 लाख आने से पहले 1 लाख चला गया मेरा, राइट? और उसको इंटरेस्ट कितना देना अपने को? 9% इमीडिएटली। रीपेमेंट टर्म्स आर इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एडिशनली इन 5 ईयर्स। वो क्या बोल रहा है? इक्वली आप मुझे रिपे करो प्लस जो भी ब्याज होता होगा। अब मुझे बता सकते हो क्या इक्वली मतलब कितना कितना देना पड़ेगा? कहने से 10-10 लाख करके देना पड़ेगा 5 साल में, लेकिन सिर्फ 10 नहीं देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। सो बेसिकली अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हायर परचेज वाला लॉजिक लगेगा, ओपनिंग क्लोजिंग IGI वाला इंटरेस्ट, ग्रॉस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, राइट? तो आपको 10 लाख नहीं देना है, 10 लाख प्लस ब्याज देना है, जो भी ब्याज रहेगा आउटस्टैंडिंग, और इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है उसको? 9%। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेरा आउटफ्लो कितना हो रहा है। सबसे पहले वील चेक आउटफ्लो कितना हो रहा है, राइट? प्रोसेसिंग फी, स्टैम्प ड्यूटी एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस चार्ज बाय द बैंक आर 125। कहने से ये 125 भी अभी देना पड़ेगा, एट द बिगनिंग बोला है। तो अब मुझे एक बात बताइए, स्टार्टिंग में खर्चा कितना हो गया मेरा? 1 लाख प्लस 1,25, मतलब देखा जाए तो 2,25,000 तो मैंने ऐसे ही बांट दिया ईयर जीरो में, पैसे आने से पहले 2,25,000 गए। देखा जाए तो नेट मैंने कितना पैसा लिया आपसे? मैं बोलूंगा मैंने लिया 47,75,000, बराबर है क्या? और अगर आप बोलोगे 9% पे लिया, तो बॉस नहीं, 9% में थोड़ा महंगा पड़ा है। आप ये बोलो ही मत कि 50 लाख पे आपने इंटरेस्ट पे किया, मैं बोलूंगा मुझे आए 47-75 में इस पे इंटरेस्ट पे किया, राइट? सो यू हैव टू चेक दैट वे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ये 10-10 लाख आपने कितने कितने पे किए। तो 10 लाख तो पे नहीं किया होगा, ब्याज के साथ पे किया होगा। तो मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया, आइडियली ये टेबल बनने की जरूरत नहीं रहती है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। तो मैंने आपके सामने टेबल बनाया, देखो 50 लाख का लोन लिया, पहले साल में इंटरेस्ट एट द रेट 9%, 50 लाख पे 9% चेक करो आ रहा है क्या? बराबर 4,50,000, मतलब टोटल पैसा कितना देना है अपने को? 50 प्लस 4, 54.5 लाख, 54,50,000, राइट? अपनी जबान क्या थी? 10 लाख तो देना ही देना, साथ में ब्याज भी देना, 10 लाख प्लस ब्याज, तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 14,50,000। ऊपर अगर आप देखोगे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ
अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, बेसिकली मुझे ये चाहिए, बेसिकली कैश आउटफ्लो चाहिए, कितना पैसा जा रहा है। तो कहने से पहले साल 14.5 लाख देना पड़ेगा, तो अब कितना बचा 5450 में से मैंने 1450 दे दिया, कितना बचा 40 लाख। अब ओपनिंग में 40 लाख आ गया यहाँ पे, तो 40 लाख पे 9% ब्याज कितना होता है 9%, 3,60,000। तो टोटल कितना देना पड़ेगा अभी 4360। अपनी जबान थी 10 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो 10 लाख में इंटरेस्ट ऐड कर दो 360 का, तो कितना पे किया आपने 1360 एंड सो ऑन। तो इसमें से ये माइनस करो, बचा कितना 30 लाख। 30 लाख ओपनिंग में आ जाएगा, 30 लाख पे वापस 9% इंटरेस्ट चार्ज करो 2,70,000, टोटल कितना हो जाएगा 32,70,000। अपनी जबान थी 10 लाख प्लस ब्याज, 10 लाख प्लस 270 एंड सो ऑन। क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या? तो मेरा जो काम था ना ये टेबल बनाने का वो ये था, मेरा जो काम था वो टेबल बनाने का वो ये था। क्या ये पॉइंट समझ में आया? सो बेसिकली कहने से आई एम रीपेइंग दिस अमाउंट, मैं इतना अमाउंट आपको रिपे कर रहा हूँ, यस और नो? यस, इतना अमाउंट मैं आपको रिपे कर रहा हूँ। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब मुझे बताओ मेरे जेब से कितना कितना पैसा गया, तो मैं बोलूंगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैंने 14.5 लाख दिया, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर 1360, 1270, 1180 एंड 1090 एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर रेस्पेक्टिवली, राइट? इसके अलावा एक और पैसा गया मेरे यहाँ से ईयर जीरो पे। ईयर जीरो पे कितना पैसा गया? तो अगर आप चेक करोगे 2,25,000 गया मेरा, बराबर है क्या? ब्रोकरेज और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 2,25,000 तो मैंने ईयर जीरो पे खर्चा कर दिया, और ईयर 1, 2, 3, 4, 5 पे ये जो अमाउंट निकाला ना मैंने इंस्टॉलमेंट का वो लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है? तो मेरे जेब से आउटफ्लो कितना गया 65,75,000। समझ में आ रहा है? अब उसने जो इंटरेस्ट दिया था ना, उसने इंटरेस्ट रेट कितना दिया था 9%, तो मुझे इतना बात समझ में आती है 9% तो नहीं मिला, थोड़ा महंगा मिला, राइट? तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज मैं एक बार उसको 10% और एक बार उसको 11% पे चेक करने की कोशिश करूंगा कितना आया। तो व्हाट वी हैव टू डू इज इन सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ता है, इन सबको क्या करना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ता है, यूजिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 10% एंड देन 11% एंड देन 12%, यू कैन टेक एनी रेट, राइट? तो मैं 10 और 11% पे कैलकुलेट कर रहा हूं। क्यों 10 और 11 पे क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने 9 दिया था। इतनी बात तो समझ में आती है सर 9 में नहीं मिला है, थोड़ा महंगा पड़ा है, क्योंकि मैंने ये जो फीस पे किया उसका कौन देगा? तो हो सकता है 9 की जगह मैं 10 पे किया हो या 11 पे किया हो। तो व्हाट वी हैव टू डू इज ये जो आउटफ्लोज रहते हैं, पहले आउटफ्लो निकाला मैंने इंस्टॉलमेंट के नाम पे, आउटफ्लोज को मैंने डिस्काउंटिंग किया। और व्हाट इज इफेक्टिव रेट? तो ध्यान दो, effective rate of interest means the rate at which the sum of the present value of all future cash flows should be equal to the initial proceeds. Initial proceeds कितने थे 50 lakhs, right? एक ऐसा रेट जहां पे मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज 50 लाख रहेगा, मुझे ऐसा रेट चाहिए। तो मैं इन सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेना शुरू हो गया। अगर इसका आंसर 50 लाख आया तो आंसर बराबर है। तो आई टेस्टेड विद 10%। अगर आप चेक करोगे मैंने 10% लिया, देखो मैंने यहाँ पे लिया आउटफ्लो, ये सब आउटफ्लोज हैं, ऊपर से मैंने कॉपी किया, राइट? और डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट 10%, ईयर जीरो पे 1 रहेगा, डिवाइड बाय 10 करोगे तो 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 प्लस इज इक्वल टू करते जाओ तो ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करता गया मैं और मेरा आंसर कितना आया 51,04,000। मुझे आंसर चाहिए 50 लाख। मुझे आंसर कितना चाहिए 50 लाख, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इट शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू इनिशियल प्रोसीड्स। इनिशियल प्रोसीड्स 50 लाख थे, राइट? तो मैंने बोला नहीं यार 10% में तो आंसर मैच नहीं किया, तो आई वेंट फॉर 11%। तो मैंने क्या किया 1 डिवाइड बाय 1.1 किया, प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 49,87,890। तो मैंने बोल दिया यार 50 से कम हो गया, मतलब कहने से इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। तो अब IRR कैसे निकालते हैं इन दोनों के बीच में? अब 10% से ज्यादा है लेकिन 11% से कम है, क्योंकि 10% 51 पे आ रहा है और 11% पे 49 आ गया। मुझे आंसर बीच में चाहिए, 50 लाख चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू द इनिशियल प्रोसीड्स 50 लाख। तो आपका आंसर 10 और 11 के बीच में, ये बात तो समझ में आ गई, राइट? तो 10 और 11 के बीच में कितना है, तो यहां पे ध्यान दो मैंने क्या किया है। सबसे पहले लोएस्ट रेट, स्टार्ट रेट जिसको हम बोलते हैं, अगर आप FM की बात करोगे तो स्टार्ट रेट जिसको हम बोलते हैं, स्टार्ट रेट। उसके बाद एंड रेट माइनस स्टार्ट रेट। पहले डिस्काउंट कितने में किया 11 पे और फिर 10 पे, राइट? 11 पे आपका आंसर कितना था और 10 पे आपका आंसर कितना था वो आपने चेक किया। यहाँ पे 10 पे आंसर कितना था 510 और 11 पे आंसर कितना था 49। अगर आप देखोगे तो मैंने सेम कॉपी कर लिया, राइट? इनटू आपका स्टार्ट रेट पे कितना था 510 माइनस इनिशियल प्रोसीडिंग्स। इनिशियल प्रोसीडिंग्स कितने थे 50 लाख। हो सकता है आपके FM में शायद फॉर्मूला अलग हो, कैलकुलेशंस अलग आता है, मतलब लेकिन आंसर नेट ऑफ सेम आता है, राइट? तो अगर आप अपने FM वाला फॉर्मूला यूज करना चाहो तो भी चलेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया प्लीज ध्यान दीजिए। कहने से मैंने यहाँ पे स्टार्ट रेट लिखा प्लस एंड रेट माइनस स्टार्ट रेट, प्रेजेंट वैल्यू एट स्टार्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट एंड, इनटू प्रेजेंट वैल्यू एट स्टार्ट माइनस इनिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ 50 लाख। समझ में आ रहा है?
चलो एक काम करो, अभी जल्दी से ये कैलकुलेट करो, ब्रैकेट कैलकुलेट करना आ रहा है कि आपको, एक बार चेक करो, एक बार ब्रैकेट कैलकुलेट करना आ रहा है क्या, चेक करो जल्दी से, मुझे ये ब्रैकेट कैलकुलेट करके दो, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कैलकुलेट करके दो जल्दी से, आपको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करना है, दैट्स इट। सिर्फ ये ब्रैकेट का आंसर देना, और आंसर नहीं चाहिए मुझे। जीरो पॉइंट 895, अगर आप चेक करोगे मैंने वही लिखा है 10.895, उसको राउंड ऑफ करके मैंने कितना दिया है 10.9%। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सो बेसिकली व्हाट यू डू इज, अब मुझे मालूम था आंसर 10 और 11 के बीच में, राइट। सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू कैलकुलेट, हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव रेट निकालते हैं। बेसिकली आप बोलते हो 9% ब्याज पे किया, मैं बोलूंगा 9% दिया ही नहीं यार, मैंने जो प्रोसेसिंग फीस पे किया उसका कौन कैलकुलेट करेगा, आपने मुझे 50 लाख दिया ही नहीं, मुझे दिया ही 4775 है, राइट। तो सबसे पहले आपने स्टेप्स क्या किए, सबसे पहले आपने आउटफ्लो निकाला, आपका आउटफ्लो कितना आया, राइट। उन्होंने 9% दिया था, मैंने 9% यूज करके आउटफ्लो तो निकाल लिया, इंस्टॉलमेंट निकाल लिया, राइट, आउटफ्लो। और उसके बाद मैंने क्या किया, 9% ज्यादा, एक बार 10% किया और एक बार 11% में। बेसिकली व्हाट वाज आई ट्राइंग टू मैच, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू मेरी 50 लाख आनी चाहिए। तो 10% भी किया तो 51 आ गया, 11% भी किया तो 49 आ गया, मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं, तो 10 और 11 के बीच में आ रहा है कहीं। तो 10 और 11 को हम टेस्ट कैसे करते हैं, जो स्टार्ट रेट था 11 माइनस 10, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इनटू प्रेजेंट वैल्यू एट स्टार्ट, मतलब 10 पे माइनस इनिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ 50 लाख। इस तरह हमने ट्राई किया, आपका आंसर आ गया। तो बेसिकली आंसर कितना आया 10.9, लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता है। अब अगर मैं आपको हिसाब बताऊं तो ये जो अपन ने किया ना अभी, ये इन एस 109 में सीखना है अपने को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। ये यहाँ का पॉइंट ही नहीं है, मतलब अगर वो ये वाला पॉइंट यहाँ मिक्स करेंगे तो किस्मत इतनी अच्छी रहेगी आपकी कि वो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देके रखेंगे आपको, मतलब आपको ये कैलकुलेट टेबल करना ही नहीं है, आपको वो सिर्फ निकाल के देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज एट 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज एट 11%, इतना है। अब आंसर निकालो, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, आपको सिर्फ ये ब्रैकेट निकाल के आंसर निकालना है। समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ ये आंसर निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू सब दी रहेगी, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। समझ में आया? नाउ कम्स अ क्वेश्चन, व्हाट इज बोरिंग कॉस्ट। तो अब अपना एक्चुअल हिसाब चालू होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या आपने 50 लाख बोरो किया, आप बोलोगे नहीं सर मैंने 47,75,000 बोरो किया। इफेक्टिव रेट निकालने के बाद की बात है। और क्या रेट से बोरो किया, तो मैं बोलूंगा सर इतना बोरो किया मैंने 10.9 से। मैंने इतना बोरो किया कितने से, 10.9 से। अगर आप बोलोगे 50 लाख, मैं बोलूंगा नहीं सर मैंने 47.75, क्योंकि हाथ में मेरे 47.75 आए थे। और अगर आप बोलोगे 9%, बोलूंगा नहीं सर मैंने 10.9 पे किया। क्लियर है? और अब इसका जो अपने ऊपर टेबल बनाया था ना इंस्टॉलमेंट वाला, वही टेबल वापस बनाएंगे लेकिन ये ब्याज के साथ। तो अब मैंने फाइनली बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया। अगर आप देखोगे एक अमाउंट मैंने ब्लू में लिखा है, आई डिड नॉट स्टार्ट विथ 50 लाख, आई स्टार्टेड विथ 47.75, क्योंकि मेरे हाथ में आया उतना ही था। आप बोले थे सर 50 लाख का लोन, लेकिन 50 लाख लोन आते से 1 लाख ब्रोकरेज चला गया, 1,25,000 प्रोसेसिंग चला गया, तो मेरे हाथ में तो बचा 47.75, राइट। एंड नाउ यू विल कैलकुलेट द सेम थिंग बट विथ इंटरेस्ट एट द रेट 10.9%। अगर आप देखोगे इंस्टॉलमेंट मैंने ऊपर से कॉपी किया है, राइट। 4770 पे 10.9% लगाओ, ऐड करो ग्रॉस आ जाएगा, माइनस करो इंस्टॉलमेंट, आपका क्लोजिंग आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव रेट सबको समझ में आया क्या? हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट सबको समझ में आया क्या? ऑल्दो दिस विल बी लर्न इन इंड एस 109 ऑल्सो, मैंने यहाँ भी एक बार एक्सप्लेन किया आपको, ये कैलकुलेशन सब समझ में आ गए, राइट। लेकिन जब तक हम एक बार खुद से नहीं करते ना, ये चीज़ अपने कैलकुलेशन बैठती नहीं है। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम भी लगेगा मानता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन तो खुद से बनता ही है, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं, एक प्रोसेस समझ में आ गया आपको इसका। आइए इफेक्टिव रेट निकालते हैं। ऑल द एफएम का पार्ट है बेटा, लेकिन एक बार अपन ने खुद से निकालना चाहिए। वहाँ साइड हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ ईआरआई, calculation of ERI, that is effective rate of interest, effective rate of interest. A Limited took loan
of rupees 60 lakh at the rate 10% per annum. Payable in four annual installments. 4 equal annual installments plus interest. तो 60 लाख है, 60 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15 लाख, मतलब 15 लाख तो देना ही देना है, साथ में ब्याज भी देना है 10%, ठीक है। तो आपको टेबल बना के इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा पहला, ठीक है। और प्रोसेसिंग फीस प्लस ब्रोकरेज सब मिला के जो आपको खर्चा लगा वो लगा 3 लाख रुपए। प्रोसेसिंग फीस प्लस ब्रोकरेज वगैरह जो भी खर्चा लगा वो लगा अपने को 3 लाख रुपए, ठीक है। कैलकुलेट ERI and borrowing cost of each year and borrowing cost of each year। तो सबसे पहले आप बेसिकली ये वाली इंफॉर्मेशन जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना वो इंफॉर्मेशन से टेबल बनाओगे और मुझे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दोगे, कितना इंस्टॉलमेंट देना। तो स्टेप 1 वही रहेगा आपका, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, राइट। सो बेसिकली दैट इज नथिंग बट ओपनिंग, closing, IGI. What is IGI? I is interest, G is gross and I is installment. ओपनिंग, अपने लोन लिया 60 लाख का, ठीक है। इंटरेस्ट एट द रेट 10% है, तो 10% में बनता कितना इंटरेस्ट 6 लाख। तो टोटल कितना हो गया ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल 66 लाख। अपनी जबान थी 15 लाख प्लस जो भी इंटरेस्ट आएगा, 4 इंस्टॉलमेंट दूंगा 15 लाख के प्लस जो भी इंटरेस्ट आएगा, तो आपको दूंगा मैं 21 लाख रुपीस, बराबर। तो ये माइनस करो, क्लोजिंग कितना होगा ग्रॉस माइनस इंस्टॉलमेंट, 66 में से 21 दे दिया मैंने, तो बचा कितना 45, ठीक है। बेसिकली मेरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंस्टॉलमेंट है, मुझे इंस्टॉलमेंट्स निकालने, बेसिकली आउटफ्लो निकालना है, राइट। ओके, फिर ओपनिंग 45 आएगा बेटा, 45 पे 10% 4,50,000 हो जाएगा, ऐड करके 49,50 आ जाएगा, राइट। अपनी जबान थी 49,50, 15 लाख दूंगा प्लस जो भी ब्याज रहेगा, 15 लाख प्लस 450 में आपको ब्याज दे रहा हूँ, मतलब 19,50,000 दे रहा हूँ, बेसिकली ये 30 हो जाएगा। अब अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, आपका इंस्टॉलमेंट कितने से कम हुआ प्लीज बताइए 1,50,000 से, तो अगले 2 इंस्टॉलमेंट भी उतने से ही कम होने वाले हैं। ये एकदम बेसिक लॉजिक है, आप चेक कर सकते हो आगे। तो यहाँ पे अगला 30 लाख आया, 30 लाख पे 10% कितना आएगा 3 लाख, 10%, तो टोटल कितना हो गया 33 लाख। अपनी जबान थी 15 लाख प्लस जो भी इंटरेस्ट आएगा, 15 लाख प्लस 3 लाख कितना हो गया 18 लाख, माइनस करके बचा कितना 15 लाख। फिर 15 लाख से आगे स्टार्ट करेंगे, 1,50,000, टोटल हो गया 1650, पूरा 1650 पे करके अकाउंट नील कर देंगे। है समझ में। तो बेसिक ये टेबल है, बेसिकली ये टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, अगर आपको शॉर्टकट समझ में आता है तो शॉर्टकट से भी आप ये आंसर निकाल सकते हो, और आपको ये टेबल प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको आउटफ्लो की जरूरत है। आउटफ्लो कितना जा रहा है मेरे यहाँ से, पहले 21 लाख गया, फिर 1950, 18, फिर 1650, ये सब आउटफ्लो गया, राइट। तो आप क्या करोगे, इसको आप आउटफ्लो में लिख दोगे, ईयर एंड कैश आउटफ्लो, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, राइट। ईयर 4 में मैंने ईयर 1 में 21 लाख दिया, फिर 1950 दिया, फिर कितना दिया 18 लाख, और फिर दिया 1650। लेकिन इतना ही नहीं, मैंने एक स्टार्टिंग में और अमाउंट दिया ईयर 0 में, कितना
3 लाख रुपए ऊपर दिया है उन्होंने, राइट। द प्रोसेसिंग एंड ब्रोकरेज वॉज 3 लाख रुपीज पेड, तो 3 लाख रुपए आपने पे किया। अब आपको करना क्या है, उन्होंने रेट कितना दिया है प्लीज चेक करो, उन्होंने रेट कितना दिया है 10%, राइट। तो कहने से 10% से महंगा ही पड़ा है मुझे, तो गो फॉर 11%, गो विथ 12%। तो आप क्या करोगे, सेम क्वेश्चन को आप डिस्काउंट करोगे एक बार 11% पे, सेम क्वेश्चन को आप डिस्काउंट करोगे एक बार 12% पे, ठीक है। तो DF एट द रेट 11% और इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना रहेगा, मैं वेट करूंगा आप लोगों के आंसर, डायरेक्ट फाइनल आंसर का प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू से आंसर निकाल के दीजिए मुझे कितना आ रहा है। डिस्काउंटिंग फैक्टर 11% पकड़िए, 1 डिवाइड बाई 1.11, 4 डिजिट की राउंडिंग लेना, 4 डिजिट मिनिमम, 4 डिजिट राउंडिंग लेना, ठीक है। 4 डिजिट राउंडिंग मतलब क्या, 1 डिवाइड बाई 1.11 जब आप लोगे, इसका आंसर तो ऑब्वियसली 1 रहेगा 0 पे। तो जब 1 डिवाइड बाई 1.11 लोगे तो कितना आ रहा है 1 डिवाइड बाई 1.11, 1 डिवाइड बाई 1.11 तो ये आ रहा है 0.9009, राइट। दूसरा आ रहा है आपका 0.8116, तीसरा आ रहा है आपका 0.731112 आ रहा है, सॉरी, और एक और लास्ट आ रहा है आपका 0.6587, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करके सीधा मुझे आंसर फाइनल दो, प्रेजेंट वैल्यू टोटल दो मुझे। बिना आंसर्स, $61,70,525। मुझे आंसर कितना चाहिए, 60 लाख चाहिए, तो कहने से इससे और नीचे उतरना पड़ेगा, तो नीचे उतरने के लिए 12% पे और करो। तो फिर से मैं क्या करूंगा, अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12% लूंगा और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। एक बार 11% पे निकाला, एक बार 12% पे, चलो 11% हो गया, अभी 12% निकालो। 12% में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 1 डिवाइड बाई 1.12, पहला वाला 1 ही आएगा, 0.8929, 0.7972, 0.7118 and 0.6355. Go ahead. $60 लाख, ओके, अभी भी नहीं आ रहा है मतलब, प्लीज चेक करो 12% पे इतना ही आ रहा है क्या। मुझे 60 चाहिए था, 60 नहीं आया अभी तक, तो एक और % नीचे उतरना पड़ेगा अभी। 14 पे भी जा सकते हैं अभी, देखो 6177 से 6059 पे आ गए, तो 13 का आंसर मैच हो जाएगा, ये बात तो श्योर है। आप डायरेक्ट भी 13 ले सकते थे पहले भी, लेकिन हमने क्या किया, अभी चेक किया कि शायद 1% का होगा, नहीं हुआ, चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर 13% पे ले लो, अभी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। यू कैन टेक एनी 2 रेट्स, ओके, आप 11 और 15 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी मैच हो जाएगा, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आता है। 1 डिवाइड बाई 1.13, पहला 1 आ गया, 0.885 आ गया, ये 0.7831,
0.693031 0.6133. Yes, please check. $45,070. Check. आ रहा 59,45,070, राइट. ओके, सो मुझे 60 चाहिए था बेसिकली. 60 से एक ऊपर और 60 से एक नीचे आ गया, मतलब 12 और 13 के बीच में आंसर की बात फॉर श्योर होगी, राइट. सो व्हाट विल डू इज, हम ERI कैसे निकालेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए अभी ERI पे. तो पहले 12% तो ले लो, प्लस 13 माइनस 12, और इनके ऑपोजिट्स ले लो. 12 पे प्रेजेंट वैल्यू कितना था, 60, 59, 445, माइनस 13 पे प्रेजेंट वैल्यू कितना था, 59, 45, 070, इनटू स्टार्ट रेट वाला 60, 59, 445, माइनस आपको कितना चाहिए था, आपको 60 लाख चाहिए था. ठीक है, तो बेसिकली इसका प्रेजेंट वैल्यू यहां लेना पड़ता है, इसका प्रेजेंट वैल्यू यहां लेना पड़ता है. क्रिस क्रॉस खेलने के आपको आंसर निकालना पड़ेगा. जस्ट चेक एक्यूरेट आंसर कितना आ रहा है. 12 ये 12.5197%. कैन आई से इट इज अप्रोक्सीमेटली 12.52%. मतलब आप जो बोल रहे थे मुझे कि सर 10% पे लोन है, तो 10% तो नहीं है बस, 12.52 पे. समझ में आ रहा है. और 12.52 पे कितना लोन है, 60 लाख है क्या, नहीं. 60 में से 3 लाख तो मैंने दे दिया आपको वापस, तो कितना लोन है, 57. तो बेसिकली अब आपको फाइनली ये रेट निकालने का बोरोइंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा, बोरोइंग कॉस्ट. तो बोरोइंग कॉस्ट वही अपना टेबल, ओपनिंग क्लोजिंग IGI, ओपनिंग क्लोजिंग IGI, दैट इज इंटरेस्ट ग्रॉस इंस्टॉलमेंट. ये टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन खास करके जो पहला अमाउंट है वो इंपॉर्टेंट है. यू डिड नॉट टेक द लोन ऑफ 60 लाख. 60 में से 3 लाख आपने वापस दे दिया, तो यू विल स्टार्ट योर टेबल विथ 57 लाख. बोलने के लिए 60 लाख का लोन था, 10% पे नहीं था. 57 का लोन था, वो भी 12.52% पे. समझ में आ रहा है क्या. तो इंटरेस्ट एट द रेट 12.52%. बस अब आपको ये टेबल बनाना है, और मेन कैलकुलेशन अब इंटरेस्ट का है, क्योंकि इंटरेस्ट ही मेरे लिए बोरिंग कॉस्ट है. इंटरेस्ट ही मेरे लिए क्या है, बोरिंग कॉस्ट. यस, प्लीज गिव मी द आंसर फॉर इंटरेस्ट 12.52%, जल्दी से. टेबल बनाता है ये पूरा, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट है ये. इंस्टॉलमेंट्स में लिख देता हूं आपके लिए. इंस्टॉलमेंट ऊपर से कॉपी करना है. पहला 21 लाख था, फिर 1950 था, फिर 18 लाख था, और फिर 1650 था. लास्ट में नील आता है. लास्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा.
क्योंकि यहाँ पे आप जो भी एडजस्टमेंट रहता है यहीं एडजस्ट करते हो। रीजन इस पॉइंट में ऊपर नीचे हुआ था। ज्योति आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो गया रहा है बेटा, कैन यू प्लीज रिपीट वंस? नहीं नहीं, वो इंटरेस्ट जो पहले अभी आ रहा है उसका नहीं, आपने इंस्टॉलमेंट पहले निकाल लिया कि पेमेंट कैसे होगा। बेसिकली बैंक आपसे नहीं बोलेगा, बैंक तो बोलेगा सर मैंने तो 10% ही बोला है ना, मैं 10% से ले रहा हूं, आप खुद में कितना इंटरेस्ट पकड़ना है वो खुद पकड़ लो आप। तो ये इंटरेस्ट मेरे खुद कैलकुलेट किया है, वो ये वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आपसे। ये इंस्टॉलमेंट पहले ही तय हो गए थे, कब? जब मैंने ऊपर वाला टेबल बनाया। तो 57 लाख पे अगर हम कैलकुलेशन करें इंटू 12.52%, तो पहला इंटरेस्ट आ रहा है आपका 713,640, इसको प्लस करेंगे अपन, तो ये हो गया आपका 6413,640, जिसमें से आपने 21 लाख पे कर दिया, तो बचा आपका कितना? 43,13,640। ये ओपनिंग में आ जाएगा 43,13,640, इस पे 12.52% लगेगा फिर से, विच कम्स टू 540068। ऐड करके अमाउंट कितना आ रहा है? 708। उसमें से पेमेंट माइनस करो, 2903,708, 2903,708 पे वापस इंटरेस्ट लगाएंगे, कितना? 542। ऐड करो, 252, 18 लाख माइनस करेंगे, 252 एंड देन 1467,252। इस पे मैं इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 16,50,000 ले लूंगा। ऑल्दो आप 12.52 लगा सकते हो भी सकता है अमाउंट आए, लेकिन थोड़ा सा बैलेंसिंग पर ऊपर नीचे हो सकता है। कितना आएगा? 748। ये लास्ट वाला हमेशा बैलेंसिंग कर रहेगा, क्योंकि आपने ऊपर 12.52 लिया है, एक्चुअल में 12.519 था, राइट? तो अप्रोक्सीमेशन आने वाला है, लास्ट में अमाउंट नहीं लाना चाहिए, ये बात पकड़ के चलो। तो इसलिए 182,748 है। नाउ दिस वाज माय बोरिंग कॉस्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था, समझ में आया? यस, सो दिस वाज द बोरिंग कॉस्ट। और इसको कैपिटलाइज कैसे कैसे करना है, तो ऑब्वियसली अगर ये क्वालिफाइंग एसेट है तो ये 713,640 पूरा क्वालिफाई कर देना, अगर एक्सपेंडिचर पूरा हुआ होगा तो। यही पॉइंट क्लियर है? तो बेसिकली आज जो मैंने आपको पॉइंट सिखाया, एक तो एक्सचेंज वाला पूरा सिखाया, आई होप ये एक्सचेंज वाला एकदम क्लियर हो गया अभी, कितना गेन बुक करना है, कितना कैपिटलाइज करना है। और मैंने आपको एक ईआरआई सिखाया, ऑल्दो ईआरआई इस चैप्टर का नहीं है बेटा, लगने वाला इस चैप्टर में ट्रू, लेकिन ईआरआई एक्चुअल में इंड एस 109 पे आना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इंड एस 23 ने बोल दिया हम इफेक्टिव रेट ही यूज करने वाला है, वी विल यूज इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालना है समझ में तो आना चाहिए। हो सकता है इंस्टीट्यूट का भी क्वेश्चन मिक्स करके दे दे, इफेक्टिव रेट खुद ही निकालो, बाद में बोरिंग कॉस्ट निकालो। तो ऑब्वियसली वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट, मैंने आपको निकालने के बता दिया, राइट? ऑल्दो ये एफएम का पार्ट है, आई होप ये सबको आ गया समझ में। यस, तो ईआरआई भी कैलकुलेशन हो गया। प्रीवियस डे पे जो हमने स्टार्ट किया था बोरिंग कॉस्ट, मैंने आपको बताया था डेट्स के बारे में, कौन से डेट से कैपिटलाइज करना, कब सस्पेंड करना, कब सस्पेंड नहीं करना, ये अपनी बात हुई थी, राइट? कब सीज कर देना, सीज करना मतलब क्या, कब कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर देना, राइट? ये अपनी बात हुई थी, कौन से डेट्स पे, राइट? जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बचता है वो रहता है स्पेसिफिक बोरोइंग एंड जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक एंड जनरल, तो अभी अपन थोड़ी सी इस पे बात करेंगे, एक 5 से 7 मिनट एंड देन विल स्टॉप, ठीक है? स्पेसिफिक बोरोइंग वो होता है जो मैं स्पेसिफिकली उसी कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहा हूं, ठीक है? स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपको यहां बोल दिया टुक अ लोन, ठीक है, टुक अ लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ₹50 लाख एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है? 50 लाख 10% पर एनम। और जनरल बोरिंग में ना ऐसे ही लोन लिया था, बस टुक अ लोन एट द रेट
You have took a loan rupees 30 lakhs at the rate 14% पर annum. तो भी प्लीज ध्यान देना इन दोनों में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज स्पेसिफिक, व्हाट इज जनरल. क्या स्पेसिफिकली मैंने बोल के दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए लूंगा? द आंसर इज यस. और यहां पे मैंने कोई पर्पस डिफाइन किया क्या? नहीं. मैंने सिर्फ 30 लाख लोन ले लिया. अब हो सकता है मैंने 30 लाख कोई और चीज के लिए लिया हो सकता है मैंने वर्किंग कैपिटल के लिए लिया हो सकता है मैंने परचेज ऑफ एसेट के लिए लिया हो. परचेज ऑफ एसेट तो क्वालिफाइंग है ही नहीं, राइट? क्या ये 50 लाख क्वालिफाइंग बनता है? यस और नो? यस. अब इस पे ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है स्पेसिफिक और जनरल में. अगर मैं आपको बोलूं मैंने 1/4/2021 में दोनों लोन लिया, बोथ द लोन्स, ठीक है? दोनों लोन यहीं पे लिया मैंने, 1/4/21 में लोन लिया दोनों भी, राइट? और मैंने यहां पे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन कर भी दिया, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, ठीक है? यहां पे मैंने स्पेंड किया, यहां पे मैंने स्पेंड किया 10 लाख रुपए और 1/7 के दिन मैंने स्पेंड किया बाकी के 40 लाख रुपए, ठीक है? क्या मैंने 50 लाख बराबर पूरे लगा दी? यस. प्लीज बताइए कितना कैपिटलाइज होगा? कितना? 50 लाख पे 10%, 5 लाख. कि इसको मंथ्स कैलकुलेट करना है? नहीं, मंथ्स कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि स्पेसिफिक है. स्पेसिफिक बोलता है जिस दिन तुमने कैपिटलाइजिंग स्टार्ट कर दिया उस दिन से पूरा कैपिटलाइज करो जब तक तुम्हारा खत्म नहीं होता है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुमने आज 10 लाख लगाया, आज 12 लाख लगाया, आज 15 लाख लगाया, ये कभी नहीं देखना. मतलब जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन से तुम्हारा कैपिटलाइजेशन पूरा होगा. प्लस मैं तुमको यहां पे टेम्पररी इनकम माइनस करने का मौका भी दूंगा, टेम्पररी इनकम माइनस भी करने दूंगा आपको. मतलब क्या? अब जैसे आपने यहां 10 लाख लगाया तो बाकी 40 लाख कहां गए? सीधी बात है, आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए थे, लोन लेके रखा था. आज थोड़ी लगेंगे पहले दिन पे पैसे, राइट? ये धीरे धीरे लगेंगे. तो धीरे धीरे आपने 1/7 के दिन 40 लाख लगाया, एग्जांपल दे रहा हूं, राइट? 1/7 के दिन आपने कंस्ट्रक्शन का पूरा मटेरियल लाया, 40 लाख स्पेंड कर दिया. सो बेसिकली अब ये 40 लाख रुपए 3 महीने तो आपके अकाउंट में पड़े थे ना. तो बैंक बोलेगा सर इंटरेस्ट लो ना मुझसे, इंटरेस्ट लो. तो ये इंटरेस्ट अपना सेविंग हो गया, इतना इंटरेस्ट बच गया बेसिकली, राइट? मुझे इंटरेस्ट पे भी करना है लेकिन मुझे इंटरेस्ट मिला भी है, इसको हम बोलते हैं टेम्पररी इनकम. लेट्स से मुझे इंटरेस्ट मिला एग्जांपल 30,000 रुपीज, 30,000. तो हम कैपिटलाइज कितना करेंगे? तो हम बोलेंगे 50 लाख पे 10% कितना आता था? 5 लाख. तो ये 5 लाख तो इंटरेस्ट आया, उसमें 30,000 तुम माइनस कर दो तो बचा कितना? 470. यू कैपिटलाइज्ड 470. सीधा सीधा आप एसेट के कॉस्ट को चार्ज कर दो, मतलब उसको कैपिटलाइज करो. यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? मतलब मैंने डेट चेक किया क्या कभी भी? नहीं. लेकिन अब देखो हिसाब, मैंने यहीं कहीं 50 लाख खर्चा कर दिया, यहीं कहीं 50 लाख खर्चा कर दिया, राइट? और मैंने यहां पे 1/7 के दिन 1/7/21 पे और 10 लाख खर्चा किया. अब मुझे बताओ लोन कितना लिया था अपन ने? पूरा 50 लाख, राइट? पूरा 50 लाख. क्या 50 लाख फर्स्ट डे पे लगा दिया अपन ने? यस. बिल्डिंग नहीं बनी लेकिन तब तक और 10 लाख लगाना पड़ा. वो 10 लाख कहां से है? कहां से है वो 10 लाख रुपए? सीधी बात है कहीं और से लिया होगा, राइट? हो सकता है आपने खुद का पैसा लगाया, हो सकता है, लेकिन रूल ये बोलता है अगर आपके पास कोई जनरल बोरिंग पड़ी है तो हम मानेंगे इसमें से दिया तुमने. ऑल्दो आप बोल रहे हो नहीं सर मैंने मेरी जेब से लगाया, हम बोलेंगे जनरल बोरिंग थी ना तो तुमको कैपिटलाइज करने का मौका देना, तुम कैपिटलाइज करो तो चुपचाप, राइट? ऑल्दो मैंने कभी नहीं बोला मैंने वो 30 लाख में से यूज किया, लेकिन वो ये बोलेगा अगर कोई बाहर आपकी और कोई बोरिंग है जो आपने इस नाम पे नहीं लिया, हम यही मानेंगे तुमने इसमें से यूज किया. तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगे? तुम्हारे पास नहीं है पैसे, तुमने इसमें से यूज किया है. समझ में आ रहा है? तो इंड एएस ने क्लियर बोल दिया कि अगर आपने स्पेसिफिक लोन से कुछ और एक्स्ट्रा लिया होगा तो हम मान लेंगे तुमने जनरल में से लिया है, ठीक है? तो प्लीज बताइए आपने जनरल में से कितना लोन लिया? कहने से 10 लाख, लेकिन 10 लाख कहने से आपने यहां से लेकर यहां तक यूज किया. इस पे टाइम रेशियो लगेगा, इस पे टाइम वेट लगेगा, राइट? कितने महीने के लिए यूज किया प्लीज बताइए? कितने महीने के लिए यूज किया? तो कहने से 9 मंथ्स के लिए. तो वो क्या बोल रहा है ये 50 लाख पे जो 5 लाख लगा आपको ब्याज वो तो कैपिटलाइज करो ही करो, साथ में ये 10 लाख पे कितना परसेंट है? 14%. वो भी आपको 9 महीने का टाइम दूंगा. जब स्पेसिफिक था तब मैं डेट देख ही नहीं रहा था, लेकिन जब जनरल आया तो उसने डेट देखना शुरू किया. इज द पॉइंट क्लियर? पॉइंट समझ में आया क्या? राइट?
तो यहाँ पे 10 लाख इंटू 14% इंटू 9/12 कितना होगा, प्लीज चेक करो। 1,05,000। चेक कर लो एक बार, आ रहा है क्या? अरे तो बेसिकली मैं 5 लाख प्लस 1,05,000 कैपिटलाइज करूंगा, बराबर। अब देखो एक बाउंसर पॉइंट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो ये एकदम दमदार क्वेश्चन रहेगा, प्लीज ध्यान देना। मैंने यहां पे 30 लाख रुपए लगाया, 30 लाख, और यहां पे 55 लाख रुपीज लगाया, सॉरी 25 लाख रुपीज लगाया। नॉट टेल मी कितना पैसा लगाया टोटल मैंने, 55 लाख, राइट। 30 प्लस 25, लेकिन लोन कितना लिया था अपन ने, 50 लाख। बाकी 5 कहां से है फिर? बाकी 5 तो ऊपर से ही है, जनरल से ही है, क्योंकि दूसरा लोन भी लिया हुआ था मेरा, राइट। तो अब मुझे बताओ कैपिटलाइज कितना करूं मैं, ये समझ में आया क्या? अब आपको समझ में आ रहा है क्या? 30 लाख पे तो पूरा 12 महीने बनता ही है। ये 25 पे कितना बनता है वो बताओ। तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें से ये स्पेसिफिक वाला 20 लाख था और जनरल वाला कितना था, 5 लाख। स्पेसिफिक को मैं तारीख कम पूछता हूं वैसे भी, उसको लूंगा पूरा पूरे साल भर का ले तू, लेकिन ये 5 लाख पे आपको 9 महीने का ही मिलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बस ये ट्विस्ट है स्पेसिफिक और जनरल में। स्पेसिफिक बोलता है तुमने एक बार खर्चा करना शुरू किया, वहां से तुम धीरे धीरे करो, मैं डेट नहीं देखूंगा, कैपिटलाइज करते जाओ, पूरा कैपिटलाइज करो, राइट। और उसमें टेम्पररी इनकम माइनस करते जाओ अगर तुम कमा रहे हो तो। जनरल बोरिंग में नो टेम्पररी इनकम, इसमें टेम्पररी इनकम की बात ही नहीं करना। तुमने हमारे लिए क्वालिफाइंग के लिए कहां लिया था, तुमने बोल के नहीं लिया ये लोन है, फिर भी तुमको कैपिटलाइज करने का मौका दे, तो टेम्पररी इनकम की तो बात ही मत करो। तुम इसमें से जिस दिन जितना यूज करोगे, अगर तुमने 2 महीने के लिए कैपिटलाइज करना है तो 2 महीने का कैपिटलाइज करो, जितना यूज करोगे तुम उतना ही यूज करोगे, तो उतना ही लूंगा, राइट। अब तुमको कैसे मालूम पड़ा ये 25 लाख में से तुमने इसमें से यूज किया, इसमें से यूज नहीं किया? हाँ, तो जब तक लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, पहला स्पेसिफिक यूज होगा ना यार, पहले थोड़ी जनरल लूंगा मैं, राइट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्पेसिफिक, उसके बाद और एक्स्ट्रा लग रहा है तो मैंने जनरल में से उठाया। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट। अब बस एक लास्ट ट्विस्ट एंड देन विल स्टॉप। मेरा ना 30 लाख का भी 14% था, और मैंने एक और लोन लिया था 10 लाख रुपए का, वो 15% पे था। अब बताओ कितना परसेंट लूं मैं? अब वो जो 5 लाख यूज किया मैंने, 10 लाख में से यूज किया या 30 लाख में यूज किया? हाँ, तो अब इसको लगता है एवरेज रेट, मतलब उसको लगता है वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट। इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग, राइट। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा रूल है। 30 लाख पे 14% ब्याज कितना बनता है? 30 लाख पे 14%, कहने से 4,20,000, राइट। और 10 लाख पे 15% कितना बनता है? 1,50,000, बराबर। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 5,70,000, और टोटल लोन कितना हो गया? 40 लाख। तो आप एवरेज रेट निकालोगे, 570 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40? 570 डिवाइड बाय 40 lakhs इंटू 100 कितना आ रहा है? 14.25 एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट 14.25, ओके। ठीक है, आप वो दोनों मेथड्स हैं, वेट लेके भी इंटू कर सकते हो जैसे आप एफएम में करते हो, लेकिन सीधा सीधा इंटरेस्ट लेके डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 14.25। दोनों मेथड से सेम आंसर आता है, राइट। तो कहने से अब मैं बोलूंगा ये 50 लाख पे तो आप 10% कैपिटलाइज करो पूरे साल भर का 5 लाख, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा 5 लाख लिया उस पे 14.25%, लेकिन 9 मंथ्स के लिए। समझ में आ रहा है क्या? बस यही गेम आपको सीखना है अभी। इसमें अलग अलग टाइप के वैरायटी क्वेश्चंस देंगे, स्पेसिफिक जनरल में इतना मिक्स करेंगे, आपको एकदम माइंड को ठीक रखना है। स्पेसिफिक पे अपन तारीख देखते नहीं है, स्पेसिफिक लास्ट स्टार्ट टू एंड टेम्पररी इनकम माइनस करो। जनरल पे कोई टेम्पररी इनकम नहीं, जिस दिन यूज करोगे उस दिन से जितने टाइम तक कैपिटलाइज किया उतना ही मौका दूंगा, मतलब उस पर टाइम रेशियो लगेगा। इज द पॉइंट क्लियर? लेकिन अगर जनरल में भी 2-3 बोरिंग रहेंगे तो मैं एक ही एवरेज रेट निकाल के दूंगा, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज रेट ऑफ बोरिंग। इज द पॉइंट क्लियर, राइट? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्वेरी है तो प्लीज बताइए बेटा। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्वेरी नहीं? ओके, विल स्टॉप फॉर टुडे।